बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। बहुत सारी गुफ्तगू आज भी क्रिकेट को लेकर जारी रहेगी। कुछ मज़ीद स्पोर्ट्स के बारे में भी आपको ज़रूर आगाह करेंगे, लेकिन सबसे पहले जब क्रिकेट की बात करें तो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी बहुत ही शानदार जा रही है। भारत को चौथे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त हुई है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच रहा है। अगर आप ऑफ द फील्ड एक्टिविटीज़ की बात करें तो वो एग्रेशन ज़रा ज़्यादा नजर आया है यहाँ पर। ऑन द फील्ड अगर क्रिकेट की बात करें तो वहाँ पर मिक्स एंड मैच परफॉर्मेंसेस तो चलती रही हैं। भारत ने बहुत कोशिश की कि वो इस टेस्ट मैच को बचा सकें, लेकिन बहुत ही बड़ा मार्जिन है। 184 रन से जब आप हारते हैं तो आई थिंक बहुत ही एक बड़े मार्जिन से आप हारे हैं। बहुत सारी तनकीद आप पर होगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त इस पूरी कैंपेन में नज़र आया। पहले टेस्ट मैच के बाद से तो लगा कि ऑस्ट्रेलिया को एक वेकअप कॉल ज़रूर मिली है। और अब बात ज़रूर करनी है कुछ परफॉर्मेंसेस की, जो ऐसी परफॉर्मेंसेस थी जो ऑस्ट्रेलिया के लिए पिछले 3 टेस्ट मैचेस में नहीं रही। उसमें स्टीव स्मिथ फॉर्म में नज़र आ गए, मानस लबुशेन बहुत फॉर्म में नज़र आए। अभी भी एक सवालिया निशान मैं ज़ाती तौर पर ज़रूर करूँगा कि ये मिचेल मार्श जो है, इनकी परफॉर्मेंस को लेकर बहुत ज़्यादा तनकीद ऑन एंड ऑफ चलती रहती है कि जो कॉम्पोजिशन है टीम में वो बड़ी मैटर करती है, और जिस पोजीशन पर वो आते हैं उस तरह की परफॉर्मेंस वहाँ से नहीं नजर आई, लेकिन उसको कंसोलिडेट ज़रूर कर देते हैं। और मैं कहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की तो आप खैर टेल एंडर्स का लफ्ज़ शायद इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। पैट कमिंस हो, मिचेल स्टार्क हो, इवन नेथन लायन और स्कॉट बोलन हो, वो जो आखिरी पार्टनरशिप्स हैं उन्होंने बहुत ही ज़्यादा फ़र्क डाल दिया। तो इस बारे में ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। कप्तान पैट कमिंस जो थे प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए, दोनों इनिंग्स में उन्होंने स्कोर किया और 3-3 खिलाड़ियों को आउट कर 6 विकेट्स मजमूई तौर पर इस टेस्ट मैच में हासिल की। ऑस्ट्रेलिया को एक बर्तरी तो ज़रूर हासिल हो गई है। और जैसा कि मैंने कहा था कि ऑल दो एक टेस्ट मैच रहता है, लेकिन जो टीम इस टेस्ट मैच को जीत जाएगी, साइकोलॉजिकल एडवांटेज इस ट्रॉफी का उसके पास ज़रूर है। तो इस बारे में ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। भारत अपनी जगह बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बन रहा है, चाहे वो ऋषभ पंत की शॉर्ट सिलेक्शन हो, रोहित शर्मा की कप्तानी हो, उनकी अपनी जगह हो टीम में, विराट कोहली का फोर्थ स्टंप के साथ जो एक रोमांस चल रहा है उस बारे में ज़रूर बात करेंगे। बहुत सारी परफॉर्मेंसेज ऐसी हैं जिनको अब देखना होगा। अगर आप जसप्रीत बुमराह को सिर्फ इस इक्वेशन में से निकाल दें तो बड़ी एक लैकलस्टर परफॉर्मेंस नजर आई है। लेकिन रेडी की बात करें, ही स्टेप्ड अप टू द ओकेजन व्हेन इट मैटर्ड द मोस्ट। जायसवाल पूरी सीरीज में ऑन एंड ऑफ परफॉर्म ज़रूर करते रहे। तो इट्स एंड बिट्स में तो परफॉर्मेंसेज हैं, लेकिन वो एक कलेक्टिव क्यों नहीं हो पा रही, ये ज़रूर डिस्कस करना है कि क्या मिसिंग है उस टीम एनवायरनमेंट के अंदर से। तो इस बारे में ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपसे बात करनी है पाकिस्तान बामुकाबला जनूबी अफ्रीका। पहले टेस्ट मैच में हमें 2 विकेटों से तो शिकस्त हुई, लेकिन बहुत ही सनसनीखेज टेस्ट मैच था। और मैं यही नोट कर रहा था कि जब हमने 8 खिलाड़ियों को आउट कर लिया तो कहीं से लग नहीं रहा था कि पाकिस्तान मैच हारेगा। लेकिन प्रॉब्लम वही है जो हमारे साथ लिमिटेड ओवर्स में भी रहती है कि हम टेल को आउट नहीं कर पाते। तो क्या मिसिंग है वहाँ पर? मतलब स्ट्रैटेजी वाइज हम सोच सकते हैं। कप्तानी पर मैं ज़रूर कहूँगा, मैं अभी भी ऑफ द एयर हम यही डिस्कस कर रहे थे कि शायद अगर आप रबाडा के वक्त स्पिनर लगा लेते, सलमान अली आगा को लाते, फील्ड ऊपर लाते, कुछ मुख्तलिफ होता। एक बड़ी स्टीरियोटिपिकल अप्रोच नज़र आई। इवन मैं कहूँगा जब 8 या 12 रन रहते हैं तब भी आप फील्ड में कुछ तो तब्दीली करते हैं, लेकिन आपने वही एक स्टीरियोटिपिकल फील्ड रखी थी जिसमें वो प्लेस कर कवर पॉइंट के दरमियान से चौका मारने में कामयाब रहे बैटर्स। तो थोड़ा सा आप ऑल्दो आपको लग रहा होता है कि मैच मेरे हाथ से निकल गया, लेकिन आप कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी करते हो, क्या पता कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए। और लेकिन बात फिर वही है कि ये सारी बातें रह जाती हैं। अगर टेस्ट मैच जीत जाते तो शायद हम ये बातें ना कर रहे होते। लेकिन इस पूरी सीरीज़ के अंदर एक टेस्ट मैच अभी बाकी है, उस पर भी ऑब्वियसली ज़रूर गुफ्तगू करेंगे, पाकिस्तान किस हिकमत अमली के साथ जाएगा। लेकिन पिछले अगर मैं 8 टेस्ट मैचेस का रिकॉर्ड उठाकर देख लूँ, अब 9 टेस्ट मैचेस हो गए, अगला करेंगे तो 10 हो जाएंगे। तो 10 मैचेस में शान मसूद की कप्तानी जो है उसको बड़ी एक तनकीद की निगाह से देखना पड़ेगा, बड़ा क्रिटिकली उसको हम एनालाइज करेंगे। लेकिन जनूबी अफ्रीका को एक फ़ायदा ज़रूर हुआ है कि उन्होंने चोक नहीं किया, और इस वजह से वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में रसाई हासिल कर चुके हैं। तो उनको बहुत मुबारकबाद हो। क्या ये पहला वो मौका हो कि जब एक बड़ी चैंपियनशिप जो है या एक बड़ा टाइटल जनूबी अफ्रीका के नाम रहे। हमेशा से वो हमारे हाथों आ जाते हैं जब भी हम आईसीसी के कुछ टूर्नामेंट्स की बात करते हैं, लेकिन इस बार उनको फाइनल तक रसाई हासिल हो गई है। अब उम्मीद करते हैं कि वो बेहतरीन खेल का मुजाहरा करेंगे। और उनके कमेंटेटर्स ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की थी। मैंने कुछ दिन पहले भी मेरी सनामी साहिबा से बात हो रही थी, तो मेरे ख्याल से शायद काश नायडू ने ये कहा था कि क्योंकि साउथ अफ्रीका की अगर आप टेस्ट कैंपेन इस चैंपियनशिप की उठाकर देखें तो उनकी टेल ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा वाज़ेह फ़र्क डला है। तो इस बारे में ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। जॉनसन हो, रबाडा हो, इवन कॉबिन बॉश एक कंप्लीट ऑलराउंडर उनको मिल गए हैं, तो एक बड़ी अच्छी साइड उनकी बनती जा रही है। इस बारे में तफसील से गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद अंडर 19 वुमेंस T20 वर्ल्ड कप की बात करनी है, जहाँ पर पाकिस्तान स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। कोमल खान टीम की कप्तान होंगी। कैंपेन की बात ज़रूर करेंगे, क्या इतना टाइम रहा है हमारे पास, क्या ये कॉम्बिनेशंस अब इतनी जल्दी में आप कितने बना पाएंगे। और फिर एक्सपीरियंस ऑल दो इस यंग एज पर इतना नहीं होता, लेकिन कुछ हिकमत अमली ऐसी होनी चाहिए कि आप पूरे टूर्नामेंट के लिए एक भरपूर तैयारी के साथ टीम भेज रहे हो। तो उस बारे में ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नामजद
امیدوار جو ہیں ان کا نام ضرور سامنے آ چکا ہے. بابر اعظم بھی اس لسٹ میں شامل ہیں, بڑے زبردست اس میں نام ہیں. ٹریوس ہیڈ بھی ہیں, بہت سارے نام ایسے ہیں جنہوں نے بہت امپیکٹ ڈالا ہے انٹرنیشنل کرکٹ کے اوپر. اس کے بعد آپ سے بات کرنی ہے انڈر 17 کیٹیگری اسکواش چیمپئن شپ کی, جہاں پر قومی کھلاڑی آذان علی خان اسکاٹ لینڈ پہنچ چکے ہیں. اس بارے میں بھی ضرور گفتگو کریں گے. پاکستان میں اسکواش کے لیے بہت زبردست اعزاز پچھلے ایک سال کا موازنہ 2024 کیونکہ اختتام کو پہنچ رہا ہے, بہت زبردست سال رہا ہے پاکستان اسکواش کے لیے. جونیئر لیول پر بھی, سینئر لیول پر بھی بہت اچھے ٹورنامنٹس ہوئے ہیں, پرفارمنسز ہوئی ہیں. خاص طور پر پاکستان نے بہت سے ٹورنامنٹس کی میزبانی کی ہے, تو اس بارے میں بھی ضرور گفتگو کریں گے. اب کرکٹ سے شروعات کریں گے. مہمانوں کا تعارف سب سے پہلے آپ سے کرا. سب سے پہلے اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہی ہیں ہماری اسپورٹس ایکسپرٹ, پاکستان کی سابق کرکٹ کپتان, انٹرنیشنل کرکٹ کامنٹیٹر, براڈ کاسٹر اور پریزنٹر ثنا میر صاحبہ. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہی ہیں. ساتھ ہی ساتھ جوائن کر رہے ہیں ساتھی اینکر اور ایکسپرٹ سید محمد اویس. السلام علیکم. وعلیکم کیسے ہیں السلام. آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, بہت شکریہ. آپ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسپورٹس ایکسپرٹ عامر بلال صاحب. السلام علیکم سر. کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا شکر. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس سر. بورڈر گواسکر ٹرافی, ابھی بہت سی باتیں ہم بھی کر رہے تھے کہ ویژول آپٹکس ہوں, کامنٹری ہو, سنیل گواسکر ایک دم سے سب سے فیوریٹ ہو گئے ہیں اس ٹاپک میں, لیکن بڑا انٹرسٹنگ ٹیسٹ میچ رہا ہے. کیسے آپ نے اس کی ساری پروسیڈنگز دیکھی؟ دیکھیں, چاہے آپ اٹینڈنس کی بات کریں, کوالٹی آف کرکٹ کی بات کریں, ایبز اینڈ فلوز کی بات کریں, تو میرے خیال سے ون آف دی بیسٹ ٹیسٹ. خود آسٹریلین پلیئرز, آسٹریلین کامنٹیٹرز یہ بات کریں کہ جن ٹیسٹ میں وہ پارٹ رہے ہیں, اٹ واز ون آف دی بیسٹ ٹیسٹ. جتنا اسٹیک پہ تھا, ایک تو جو ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ ہے اس کا فائنل اسٹیک پہ تھا. پہلا میچ بہت بری طرح آسٹریلیا کی ٹیم ہاری انڈیا سے, اس کے بعد کم بیک کیا اگلے ٹیسٹ میں, اور اس کے بعد یہ پرفارمنس جہاں پر دونوں ٹیمز نے پراپر زور لگایا نظر آتا ہے. تو بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ ٹیسٹ میچ تھا. اور پھر اور بھی مزہ آتا ہے جب آپ ایک فل فلیج اسٹیڈیم میں کھیل رہے ہو, جہاں پہ دونوں ٹیمز کی جو ایک ریپرزنٹیشن تھی وہ بہت زیادہ تھی. آسٹریلیا انڈیا کا ایک بڑا زبردست مکس تھا کراؤڈ کے اندر. تو یہ ایک ایپک میرے خیال سے ایکسپیرینس ہوتا ہے کسی پلیئر کے لیے بھی. ایون براڈ کاسٹنگ میں ایک مزہ آتا ہے, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یار آپ کی کراؤڈ کی انرجی آپ تک بھی پہنچ رہی ہوتی ہے. تو بہت ہی امیزنگ ٹیسٹ میچ تھا. اسٹیو اسمتھ جو تھے, آئی تھنک ان کی پرفارمنس, پیٹ کمنگس کو تو ملا ہے, پر جو میچ سیٹ اپ انہوں نے کیا ہے میرے خیال سے اسٹیو اسمتھ نے, وہ بھی جس پریشر میں سے آئے تھے وہ بھی بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ان کی پرفارمنس تھی. ون ڈاؤن پہ مانوس لبشین, آئی تھنک وہ ایک بہت بڑا ڈفرینس تھے. دونوں اننگز میں انہوں نے 70 رنز کیے. انڈیا سے جسوال دیکھیں تو ایک دفعہ وہ رن آؤٹ ہو گئے, دوسری دفعہ کنٹروورسی کا ایک شکار ہوئے ہیں, پر وہ بھی ایک بہت ہی ایکسیپشنل ٹیلنٹ نظر آتا ہے. بمراہ ایکسیپشنل ٹیلنٹ. تو لٹرلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کی جو کریم آف کرکٹ ہے وہ وہاں پر نظر آ رہا تھا کہ اس کا ایک میچ تھا. اور آسٹریلین فیلڈنگ کیا تو کوئی, آئی تھنک اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے, آدھے سے زیادہ میچ تو وہ فیلڈنگ سے جیتے ہیں. جس طرح کے کیچز انہوں نے فورتھ اننگز میں پکڑے ہیں اور جو پریشر کریٹ کیا ہے, بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ تھا. ویسے واپس سے ایک آسٹریلین ایگریشن دوبارہ سے نظر آنا شروع ہو گیا ہے. ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ پہلے ٹیسٹ میچ کے بعد آسٹریلیا کو یاد آیا کہ ہم آسٹریلینز ہیں اور ہمیں واپس وہی کرکٹ کھیلنی ہے. بڑی تنقید ہوئی ہے ان کے سابق ٹیسٹ کرکٹرز ہوں, کپتان ہوں, انہوں نے بڑے آڑے ہاتھوں لیا اس آسٹریلین ٹیم کو کہ یہ بہت زیادہ جو ہے وہ دے ٹو فرینڈلی. اور اب نظر آیا کہ ان کو شاید ریئلائز ہو گیا کہ نہیں, اس طرح کام نہیں چلے گا. یار احمد بھائی, یہی سٹائل آف پلے ہے آسٹریلیا کا, کیونکہ اسی لیے جانی جاتی ہے سائیکولوجیکل پریشر کرنا. اگر آپ بات کرتے ہیں کہ ہیٹ, جو مومنٹ آف ہیٹ ہے اپنا, اسپیسیفکلی آسٹریلیا نے ہی اس کو ایجاد کیا تھا. آپ کو یاد ہو, آپ جا کے جس طریقے سے چھیڑتے ہو بیٹسمین کو, اس کے مائنڈ سیٹ کو پڑھتے ہو, اس کو پریشرائز کرتے ہو. لیکن سب سے پہلے ہیٹس آف ٹو دا گراؤنڈ اسٹاف. میں کہوں گا 3 دن کی اگر آپ بات کریں, جتنا وہ گراؤنڈ فل رہا ہے, ریکارڈ بھی تھا 3 لاکھ کچھ پلس اپنا اسپیکٹیٹرز تھے. ہیٹس آف ہے ٹو آسٹریلیا, کیونکہ یہی چیز ہے آسٹریلیا میں جب ٹیسٹ میچز ہوتے ہیں. اور کچھ کنٹریز ہیں جن کو ہم گنتے ہیں, چاہے وہ انڈیا کی بات کریں, آسٹریلیا کی بات کریں, ساؤتھ افریقہ, یا کچھ حد تک نیوزی لینڈ کہہ سکتے ہو, کہ جنہوں نے ٹیسٹ کرکٹ کو ابھی بھی لائیولی رکھا ہوا ہے. آپ کو نظر آتا ہے کہ کراؤڈ, پنڈی بھی لائیولی آپ کریں. لیکن میں بات کروں جو کرکٹ جس لیول کی وہ ٹیسٹ کرکٹ اسپیسیفکلی کھیل رہے ہیں, اچھا نظر آیا کہ جس طریقے سے آسٹریلیا نے کم بیک کیا. لیکن اگر تھوڑا سا انڈین ٹیم پہ بات کروں, ریڈی کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا. جس اننگز کو اس نے کھیلا ہے پہلی میں, آپ کو یاد ہو, کیونکہ جس طریقے سے کرمبل انڈیا کی ٹیم ہوئی تھی, ریڈی نے آ کے جو اسٹڈینس دکھائی ہے وہاں پر. اس کا والد آپ نے دیکھا ہوگا, ان کی ایک سٹوری بڑی مزے کی ESPN کرکٹ انفو پہ ہے, جس میں اس نے کہا تھا کہ میں نے اپنی جاب کوئٹ کی تھی اپنے بیٹے کے لیے, گورنمنٹ کی جاب میں شاید وہ انڈیا میں تھے. تو دیٹ شوز کی کمٹمنٹ کتنی اسٹرانگ تھی یہاں پر آ کے اسکور کرنا, جہاں پر سب سے زیادہ ضرورت تھی. لیکن ایک پلیئر جیسوال کی بات کروں گا, شاید بھاری ضرور پڑا تھا کہنا کہ پیس نہیں ہے تمہاری, اس کے بعد وہ پرفارم نہیں کر پائے. لیکن جس طریقے سے اس لڑکے نے بیک ٹو بیک پہ پرفارم کیا ہے,
अनफॉर्चुनेट है कि बड़ी इनिंग्स नहीं मैं कहता हूँ कि खेल सका, लेकिन यार बड़े टफ सिचुएशन के अंदर खड़ा रहा है। देखो ना आपके दूसरे प्लेयर्स उसके साथ खड़े नहीं रहे, चाहे विराट कोहली की बात करें, रोहित शर्मा की बात करें, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी उनके ऊपर हो रहा है। रोहित विराट कोहली से तो आपको पता है डिमांड कर रहे हैं कि भाई वो यहाँ तक कि स्टेप डाउन हो जाए टेस्ट क्रिकेट से। रोहित शर्मा से तो आपको पता है वो यहाँ तक डिमांड करें, क्रिकेट ही जो उनसी आपको ख़त्म होगी है रोहित शर्मा की, जिस ऑर्डर पे वो खेल रहे हैं उन पे भी आपको पता है तनकीद हो रही है। लेकिन पैट कमिंस है भाई, मुझे वही याद आ गया अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। लोग तो मैक्सवेल की पता है इनिंग्स को याद करते हैं, लेकिन अगर पैट कमिंस ना होता तो आपको पता वो मैच आप कभी भी ना जीते, जिस तरीके से उसने एक साइड पे खड़ा होकर इनिंग्स खेली थी। वन ऑफ द बेस्ट मैं कहता हूँ कैप्टन्स। ज़रूर थोड़ा सा मुझे बुल पे, उसको बुल ही कहूँगा अपना, अगर आप बात करें इसकी मिचेल मार्श की, उनके ऊपर थोड़ा सा होता है बाइसन, लेकिन मैं बुल कहूँगा क्योंकि बाइसन वाला चक्कर उनका T20 में नजर आता है, यहाँ पर नजर नहीं आता। मुझे थोड़ा सा होता है कि शायद आई डोंट नो कि उसको टेस्ट क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इंडल्ज किया जाता है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं रही है। या उसको आप बैटिंग ऑलराउंडर खिला रहे हो या बॉलिंग ऑलराउंडर खिला रहे हो, क्योंकि ये जो टेस्ट क्रिकेट के अंदर जो डेफिनेशन है ये कहीं ना कहीं उसको दिखानी पड़ेगी कि यार तुम ऐसा बॉलिंग ऑलराउंडर टेस्ट क्रिकेट के अंदर खेलते हो। उसकी परफॉर्मेंसेज नहीं है बैट के अंदर, लेकिन उसको एक होता है ना यूजेज आप करते हो, मिडल ऑर्डर के अंदर आपने यूज करना है या आपने थोड़ा सा स्टेडीनेस लेके आनी है, तेज लेके आनी है क्रिकेट के अंदर, वहां पर आप, मुझे अभी तक उसकी पोजीशन समझ में नहीं आ रही। लेकिन ओवरऑल बड़ा एक्साइटिंग टेस्ट मैच था। लेबुशेन बैक इन द फॉर्म। ट्रेविस हेड की बात करें, बैट से स्कोर नहीं कर सका, बॉल से स्कोर किया है। और जितने अपना कमेंट्स की बात करें, जो एक्शन होते रहे हैं, लिटरली मैं कहता हूं कि मजे की चीज थी, लेकिन ये हीट ऑफ द मोमेंट है। अगले टेस्ट मैच में ये चीज आपको फिर नजर आएगी। लेकिन मेरे ख्याल से जो सुनील गावस्कर ने जो अल्फाज कहे वो अक्कासी करते हैं कि एक साबिक टेस्ट क्रिकेटर भारत के लिए एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट, कि वो क्या फील कर रहे होंगे इस वक्त, क्योंकि ये शायद बहुत ज़्यादा तवक्कुआत रखते हैं उस इंडियन टीम से। और जाहिर बात है जब आप पहला टेस्ट मैच जीते हो और जो नाम आप कैरी कर रहे हैं उनमें बड़ी सेल्फ बिलीफ होती है। अगर आप PCCI के पूरे मॉडल की बात करें तो तकलीफ़ ज़रूर होती है, और मैं समझ सकता हूँ कि जितने भी लेजेंड्स रहे हैं उनको शायद ये स्कूप्स वाली क्रिकेट पसंद नहीं आती, लेकिन ऑब्वियसली मॉडर्न डे क्रिकेट एक अलग तरफ जा रही है। फिर भी मेरे ख्याल से उसका सक्सेस रेशो बहुत कम है इन शॉट्स का, लेकिन जो टेक्निकल आपने गेम अवेयरनेस एनालाइज करनी होती है कि फील्डर कहाँ है, किस तरीके से खेलना है, ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। आमिर साहब, ओवरऑल टेस्ट मैच का इम्पैक्ट तो बड़ा ज़बरदस्त है पूरी दुनिया के ऊपर, लेकिन कुछ चीज़ें भारत को लेकर बड़ी क्रिटिकल चल रही हैं। रोहित शर्मा की कप्तानी, उनकी इंक्लूजन टेस्ट साइड में, विराट कोहली का आउट ऑफ फॉर्म होना, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ना चाहते हुए भी इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हैं कि जायसवाल हों, रेड्डी हों, अच्छी परफॉर्मेंसेस, बुमराह जिस तरीके से जो उन पे वर्कलोड रहा है इस सीरीज़ में, वो सारी चीज़ें कलेक्टिवली नहीं डिफाइन हो पा रही। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अब दो चीज़ें तो बड़ी क्लियर हैं। अगर हम स्ट्रेटजिकली देखें तो ऑस्ट्रेलिया ने प्रूव किया है कि वो स्ट्रेटजिकली एक बेहतर टीम है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। और जहाँ तक ये तमाम चीज़ें जो आप बात कर रहे हैं, और अभी हमारे सारे दोस्तों ने जो बात की और कप्तान ने जो बात की, जिस तरह से जो है भारत वो अपनी परफॉर्मेंस शो कर रहा है, और जो क्रंच टाइम होता है, जो प्रेशर टाइम होता है, जहाँ पर के उनके बड़े प्लेयर्स को परफॉर्म करके दिखाना होता है, मैं समझता हूँ वहाँ पे एक सिनर्जी की कमी है बिटवीन दी कोचिंग स्टाफ एंड दी प्लेयर्स, द सीनियर प्लेयर्स। और ये सिनर्जी आपको ऑस्ट्रेलिया की तरफ नज़र आ रही है। तो वो ये दिखा पा रहे हैं कि हम एक स्ट्रेटजिकली एक बेहतर टीम हैं और हम क्रंच पोजीशंस के अंदर बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। और ये फिर आपके जो बिहेवियर्स होते हैं, खिलाड़ी का जो बिहेवियर है, जो आप जिस चीज़ की तरफ आपने इशारा किया, जो वाक़या वहाँ पर रूनुमा हुआ या जो कुछ भी ग्राउंड के अंदर हुआ, जो खिलाड़ी का जो एक बिहेवियर होता है, उसकी जो एक साइकोलॉजिकल मेकअप होती है, वो बड़ा मैटर करती है प्रेशर टाइम के अंदर। और इन प्रेशर टाइम्स के अंदर ही एक खिलाड़ी के बारे में पता चलता है कि वो कितना बड़ा खिलाड़ी है और वो कैसे उसको कूप कर सकता है, चाहे वो टेक्निकली हो, वो साइकोलॉजिकली हो। ये सारे डिफरेंसेस आपको बिल्कुल बड़े वाज़े तौर के ऊपर नज़र आए हैं इस टेस्ट मैच के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि भारत को अभी अपने आप को, ठीक है वो बहुत बड़ी एक साइड है, उसने अपना नाम भी ड्रीम 11 रखा हुआ है, लेकिन उसको ड्रीम से कई दफ़ा जागना भी पड़ेगा मेरे ख्याल में। और ऑस्ट्रेलिया ने उनको जगाने की कोशिश की है और अच्छी तरह से जगाया है, मैं समझता हूँ। तो वो ऑस्ट्रेलिया ने, ये मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया इज़ अ साइड विच हैज़ प्रूव्ड दैट दे आर स्पोर्ट्स लविंग नेशन। आप उनका क्राउड देख लें, उनकी स्पोर्ट्स अवेयरनेस देख लें, और एक चीज़ जिसको हम कहते हैं कि स्पोर्ट्स लिटरेट लोग हैं वो।
सो दे आर स्पोर्ट्स लिटरेट, चाहे वो उनका क्राउड हो, चाहे वो उनका कोचिंग स्टाफ हो, चाहे वो उनके खिलाड़ी हों, कहाँ पर स्लेजिंग यूज़ करनी है, कहाँ पे प्रेशर डालना है, इवन उनका मीडिया में कहूँ, उनका मीडिया। जब आप ये टर्म यूज़ करते हैं स्पोर्ट्स लिटरेसी, तो उसमें ये सब चीज़ें कवर हो जाती हैं। सो एक स्पोर्ट्स लिटरेट नेशन का मुकाबला था जो मैं समझता हूँ कि उन्होंने जीता है। लेकिन आपने एक अच्छी चीज़ की निशानदेही की है, जो ड्रीम 11 की आप बात कर रहे हैं। अगर मैं पोस्ट महेंद्र सिंह धोनी एरा भारत क्रिकेट का देखूं तो एक बहुत ही अच्छा दौर रहा है और आपको धोनी को इसका क्रेडिट देना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद से एक बबल के अंदर रहे हैं, उस बबल में विराट कोहली रहे, रोहित शर्मा रहे। अगर मैं ख़ास तौर पर टेस्ट की बात करूं तो मिडिल ऑर्डर अजिंक्य रहाणे और साथ ही साथ अगर हम चेतेश्वर पुजारा देखें, बड़े अच्छे तरीके से डोमिनेट कर रहे थे। अब मैं जब ये पूरी इक्वेशन देखता हूँ और आने वाला मुस्तकबिल देखता हूँ जिसमें कोहली और रोहित शर्मा नहीं होंगे, वहाँ पर एक सवालिया निशान ज़रूर बनता है दो तरह से, कि एक तो इतने टेक्निकली साउंड बैटर्स शायद नहीं है कि वो अच्छी स्पिन बॉलिंग को खेलेंगे। इसका एक मिसाल इसकी हमने देखी, न्यूजीलैंड उनको घर पर आकर टेस्ट मैच हरा गई, जहाँ पर मिचेल सैंटनर बहुत इफेक्टिव रहे। और अगर मैं सारी इक्वेशन से जसप्रीत बुमराह को निकाल दूँ तो फास्ट बॉलिंग के ऊपर भी एक बहुत सवालिया निशान बन जाता है। यानी आने वाला जो दौर है शायद वो भारत क्रिकेट के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। बिल्कुल आपकी बात सही है, और मैं जो उसकी बुनियादी वजह समझता हूँ वो बहुत ज़्यादा वाइट बॉल क्रिकेट का वहाँ होना है। क्योंकि जब आप इतनी ज़्यादा लिमिटेड ओवर की खेल रहे हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम्स तो आएंगे रेड बॉल क्रिकेट के अंदर, और वो बड़े एविडेंट होकर सामने आए हैं। और मैं समझता हूँ कि बड़ी ज़रूरत है कि भारत अब अपने आप को ये मनवाए कि वो सिर्फ वाइट बॉल क्रिकेट का ही चैम्पियन नहीं है, उसने एक्चुअल जो क्रिकेट है वो तो टेस्ट क्रिकेट है ना। तो टेस्ट क्रिकेट के अंदर आप अगर परफॉर्म करके अपने आप को प्रूव नहीं कर पा रहे हैं अच्छी टीमों के अगेंस्ट, न्यूट्रल ग्राउंड्स के अंदर या दूसरे मुल्कों के ग्राउंड के अंदर, तो देन देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन यू। डेफिनेटली। सना, एक बड़ा इंटरेस्टिंग, अब विराट कोहली को लेकर डिस्कशन सारी सेंट्रिक करेगी। एक उनके साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं जिनसे हम ज़्यादा एग्री नहीं करते, और जब से उन्होंने हमसे पूछा था इतवार कैसा जा रहा है, उनका तो इतवार आज तक अच्छा नहीं गया। लेकिन उन्होंने एक बात बड़ी ज़बरदस्त कर दी, उन्होंने विराट कोहली को लेकर वो बहुत ज़्यादा गमज़दा थे, और उन्होंने ये कहा कि एक तो हम फैसला नहीं कर पा रहे बहैसियत क्रिकेटिंग नेशन कि एक पॉइंट पर हम उसको किंग कोहली या फिर हम उसको ग्रेटेस्ट एवर कहते हैं, और फिर एक पॉइंट पर हम उसको क्लाउन जैसी टर्मिनोलॉजी से तशबीह देते हैं। तो क्या हम चाहते हैं कि वो फेल हो या हम चाहते हैं कि वो सक्सेसफुल हो? जब तक वो सक्सेसफुल रहा है हम उसके साथ खड़े रहे हैं। अब जब उसका रफ पैच आया तो कहीं से कुछ क्रिकेटर्स साबिक ऐसे हैं, मीडिया तो खैर बहुत ही ज़्यादा उनका इंतशार पसंद है, और फैंस भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं कि नहीं, तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थे कि आपको ऐसे अपने एक अच्छे प्लेयर को उसके रफ पैच में भी डिफेंड करना है, और ये थोड़ा बहुत हमारे यहाँ भी ऐसा चलता रहा है। बिल्कुल, ये तो हमेशा ही, आई थिंक ये ह्यूमन नेचर है अनफॉर्चुनेटली। वही पहले भी मैं जिक्र करती हूँ ये कोट जो है कि सक्सेस हैज़ मैनी फादर्स, फेलियर इज़ एन ऑर्फन। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप कहाँ से आपका ताल्लुक़ है। महेंद्र सिंह धोनी ने इतना इंडियन क्रिकेट को उठाया, जब उनका बुरा टाइम था उनके साथ भी कोई नहीं था। तो अनफॉर्चुनेटली ये एक दुनिया में आपको दिखाया जाता है, आप जितनी भी सक्सेस हासिल कर लें कि एट द एंड ऑफ द डे आपको खुद ही उठाना होता है, और दैट्स द रियलिटी। और आई थिंक एथलीट्स को, स्पोर्ट्स में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, उनको बड़ा प्रैक्टिकली इस चीज़ को बार बार देखने का मौका मिलता है। आई थिंक बात सारी यही है कि बहुत ज़्यादा टॉप ऑर्डर में चेंजेस हुई हैं इंडिया की। अगर आप बैटिंग ऑर्डर की बात करें, रोहित शर्मा ने 6 नंबर भी खेला, ओपनर्स हर मैच में, तीनों मैचेस में डिफरेंट उनके आए। विराट कोहली नंबर 4 पे आ रहे हैं। तो सबसे बड़ा डिफरेंस मैं वही कह रही हूँ, वन डाउन का एक बहुत बड़ा डिफरेंस है मानस लबशेन की शक्ल में दोनों टीम्स का। अगर आप देखें तो एक कांस्टेंट, एक रिलायबल प्लेयर उनके पास वहाँ मौजूद है। केएल राहुल को ओपन कराया, फिर उनको वन डाउन खिलाया, तो कुछ भी पहले मैच में वन डाउन कोई और थे। तो ओवरऑल जो इंडिया की टॉप ऑर्डर है वो बड़ा डिस्टर्ब हुआ है। जब आपका पहला मैच में आपको इतना ज़बरदस्त स्टार्ट मिल गया था, आपने ऑलमोस्ट डिक्लेयर करके वो मैच दूसरी इनिंग में डिक्लेयर किया, और फिर ऑस्ट्रेलिया से वो मैच बड़े मार्जिन से जीता। उसके बाद इतनी चेंजेस ज़रूरत थी नहीं जितनी की गई इंडिया की टीम में। और यहाँ से नज़र आ रहा है कि रोहित शर्मा के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है इस फॉर्मेट के ऊपर, क्योंकि एक तो स्टैंडिंग कैप्टन ने ऐसा परफॉर्म किया, ना सिर्फ मैच के रिजल्ट के ऊपर बट प्लेयर ऑफ द मैच भी थे बुमराह के उस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच भी थे। ये कहा जा रहा है क्योंकि चीफ सेलेक्टर शायद आखिरी टेस्ट मैच के बाद रोहित शर्मा के साथ गुफ्तगू करेंगे उनका टेस्ट फ्यूचर
सामने रखते हैं? 100% मुझे नज़र आता है कि कैप्टन तो आपको मिल चुका है नेक्स्ट बुमराह की शक्ल में. आई थिंक वो उन्होंने शो भी किया है कि वो कैप्टनसी को एंजॉय करते हैं और बड़ा अच्छा खेलते हैं और मतलब उसको समझते भी हैं कप्तानी को. सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो उस पोजीशन पे आप उनको स्लॉट करें, बट ही हैज़ अ वेरी श्रूड माइंड. तो आई थिंक कप्तान तो इंडिया को नेक्स्ट अपना टेस्ट का मिल चुका है. अब सिर्फ देखना ये कि रोहित शर्मा खाली कप्तानी से पीछे हटेंगे और टेस्ट खेलना चाहेंगे या उनको उधर से भी सोचना पड़ेगा. विराट कोहली का तो मुझे नज़र आता है आराम से 2-3 साल 4 साल वो आराम से भी खेल सकते हैं, जिस तरह की उनकी फिटनेस है, जो जिस तरह के वो प्लेयर हैं, जैसे कमबैक्स वो ऑलरेडी कर चुके हैं T20 फॉर्मेट में, वनडे फॉर्मेट में बड़े बड़े पैचेस आए उनके ऊपर बुरे, बट ही हैज़ दैट जो है एक कमिटमेंट टू कम बैक. नहीं, वो उनके एंड पर तो ज़रूर है, लेकिन अगर अब आप इस भारत की टीम की कॉम्बिनेशन को डिस्कस करें तो मेरा ख्याल है जब एक बहुत बड़ा प्लेयर आपके पास होता है तो उसके होने से कभी कभार कॉम्बिनेशन ख़राब भी हो रहा होता है कि सारी टीम की परफॉर्मेंस उसकी वजह से स्लम्प कर रही है. बिल्कुल. तो उस चार्ट को या उस साइकोलॉजिकल इफेक्ट को देखते हुए क्या मैनेजमेंट अब ये देख रही है कि उनकी जगह टेस्ट साइड में बनती है कि नहीं बनती है? बहुत आप बड़ा टेस्ट सवाल है. आप कोहली की बात करें या कोहली, रोहित की? विराट नहीं नहीं, कोहली की बनती है. आई थिंक देखिए पहला टेस्ट जो जीता है इंडिया उसमें 100 किया था दूसरी इनिंग्स में, तो ऐसी बात नहीं है. कोहली का मुझे नहीं लगता कि टेस्ट फ्यूचर को कोई ऐसा बड़ा प्रॉब्लम होना चाहिए. ऑस्ट्रेलिया में बड़े बड़े बैटर्स गए, उन्होंने परफॉर्म नहीं किया. उन्होंने अभी एक 100 कर दिया है और बाकी में 20-30 पे आउट हुए हैं. मेरा ख्याल है ऑब्वियसली जितना बड़ा कोहली ने अपना नाम बना दिया और जितनी एक्सपेक्टेशन है उस लिहाज से उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, पर उनकी फिटनेस देख लें, उनकी बाकी चीज़ें देख लें तो मुझे नहीं लगता कि अनलेस वो खुद कोई फैसला कर लें, मेरे ख्याल से उनकी जगह ज़रूर बनती है. रोहित को देखना पड़ेगा क्योंकि फ़िटनेस वाइज ऑस्ट्रेलिया में ओवरऑल जो उनकी परफॉर्मेंस देखी जाए एज अ कैप्टन एज अ प्लेयर, वो दोनों बड़ी मुश्किलें हैं. विराट कोहली तो जीत भी चुके हैं सीरीज़ एज अ कैप्टन ऑस्ट्रेलिया के अंदर. ऋषभ पंत ने जब बहुत ज़बरदस्त खेला था, तो आई थिंक वो दोनों डिफरेंट बोट्स पे हैं. जस्ट बिकॉज वो दोनों एक बड़े नाम हैं तो उनको हमें इकट्ठे करके उनके फ्यूचर के बारे में बात नहीं करनी चाहिए. मेरे ख्याल से कोहली शुड बी सेफ, बट रोहित शर्मा के ऊपर इस वक्त एक्सट्रीम प्रेशर और जरूर ऐसे होगा. कप्तान के अंडर फील्डिंग करना भी बड़ा मुश्किल है क्योंकि जायसवाल को पता होगा. सर आप मैं अहमद एक बात इसमें कहना चाहूँगा. देखिए अभी जब रिसेंटली आपने देखा जब बाबर भी जब थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म, प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं. क्रिकेट में इन जनरल मैंने देखा है कि हम परसिस्ट करते हैं डिस्पाइट एक प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म हो या इंजर्ड हो, हम उसको खिलाते रहते हैं विद अ टर्म यूजिंग कि ये क्लिक कर जाएगा. मेरा इस मामले में थोड़ा सा राय मुख्तलिफ है. मैं समझता हूँ सारी दुनिया के अंदर खेलों के अंदर स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ये आपको ये एडवाइस करते हैं कि जब आप आउट ऑफ फॉर्म हो तो आप ब्रेक लें, बिकॉज जब आप ब्रेक लेते हैं फ्रॉम द एक्टिव स्पोर्ट्स तो आप अपने आप को रीग्रुप कर पाते हैं साइकोलॉजिकली, क्योंकि मोस्टली प्रॉब्लम टेक्निकल नहीं होते हैं, साइकोलॉजिकल होते हैं. तो मैं समझता हूं कि विराट कोहली जैसे अभी सना ने कहा बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और उनके पास अभी क्रिकेट पड़ी है बिकॉज ही इज़ फिजिकली फिट. तो वो अगर ब्रेक लें, एक सीरीज़ की ब्रेक ले लें, ये तो विराट कोहली ने खुद डिसाइड करना है और उनके बोर्ड ने डिसाइड करना है. बट जितना बड़ा वो खिलाड़ी है, ऑल द क्रिकेट लवर्स वुड लव टू सी हिम playing in the field. So there is no harm that he takes a complete break. And when I say complete break, it doesn't mean कि वो कुछ ना कुछ क्रिकेट खेलें, वो बिल्कुल ब्रेक लें. और अगर वो ब्रेक लेंगे और वो फिर उसके बाद थोड़ी सी लंबी क्रिकेट, चाहे वो अपनी लोकल जो आपकी क्रिकेट है वो खेलते हैं या कुछ भी, तो आप दोबारा से रिदम में आ जाते हैं. ये एक तरीक़ाकार है, दुनिया में तमाम स्पोर्ट्स के अंदर ये अपनाया जाता है. तो आई थिंक दिस इज़ वन वे ऑफ हिज कमिंग बैक इनटू दैट. बड़ा नॉर्मल है दुनिया. हाँ, और आई थिंक विराट कोहली ऐसे प्लेयर हैं जो बहुत अवेयर हैं इस चीज़ से. अगर आप एशिया में देखें बड़े नामों में विराट कोहली कम्स अमंग्स द टॉप नेम जो जिन्होंने बहुत रेगुलरली ये ब्रेक्स ली हैं. अगर आप इससे पहले भी देखें, वर्ल्ड कप से पहले भी देखें, बड़ा बातें उनके ऊपर चल रही थी. वो फैमिली टाइम के लिए भी ब्रेक लेते हैं, अगर बच्चा उनका पैदा हो रहा है उसके ऊपर भी ब्रेक लेंगे. तो ही हैज़ बीन वेरी वेरी आई थिंक अवेयर एंड ही हैज़ प्रैक्टिस दिस ऑल्सो. इसलिए मैं समझती हूँ कि मुझे ज़्यादा फील होता है कि ही विल बी एबल टू. बस ऑस्ट्रेलियन मीडिया के लिए ब्रेक नहीं ली उन्होंने, बाकी सबके लिए ब्रेक उन्होंने ले लिया. लेकिन ओवरऑल आई थिंक बड़ी इंपैक्टफुल सीरीज़ रही है. मैं फिर कहूँगा कि भारत की परफॉर्मेंस तनकीद की निगाह से ज़रूर देखी जा रही है, लेकिन हमने ये ज़रूर सोचना है कि दूसरे एंड पर टीम कौन सी है. इट्स द माइटी ऑस्ट्रेलियंस, और वो आपको नज़र आ रहा है, चाहे वो पैट कमिंस की कप्तानी हो, चाहे वो स्टीव स्मिथ, मार्नस लबुशेन का फॉर्म में वापस आना हो. और मैं तो फिर से कहूँगा ये पहला वो टेस्ट मैच है जिसमें ट्रैविस हेड हमें बैट के साथ उस तरह नहीं रन्स करते हुए नजर आए. तो आप खुद सोचें कि वो इम्पैक्ट भी थोड़ा सा निगेट हुआ था. लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज़ रही है. पाकिस्तान के ऊपर ज़रूर बात करनी है तो अवैस आपके कुछ जो है मेरे ख्याल से तंत्र मंत्र वो काम कर गए. जनूबी अफ्रीका को धक्के के साथ आपने चैंपियंस जो
चैंपियनशिप है वर्ल्ड टेस्ट की, उसमें पहुंचा ही दिया किसी तरह। यार बड़ा खुश था बबूमा पे बेचारा यार, कसम से बहुत टाइम के बाद मैंने मुस्कुराहट देखी उसके चेहरे और जो उसने कमेंट किया था कि मैं कहाँ पर था, मुझे तो बाद में सिटीजनशिप दे दें साउथ अफ्रीका की। नहीं वो इस बेस पे तो कितनी दें इनको, कितनी दें? नहीं, ये साउथ अफ्रीका का खास एक स्पॉट है। नहीं मुझे उसकी कमेंट्स बड़े मजे के लगे। कहता मैं बिजी था एक जगह, तो कहता मुझे बाद में पता चला कि मैच जीत चुके हो। लेकिन यार ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस थी। पाकिस्तान टीम, मुझे याद है, चाहे हम सब खुद ही डिस्कस कर रहे थे, बाजिद भी कह रहे थे 4 दिन से ऊपर टेस्ट मैच जाएगा नहीं क्योंकि ग्रीन टॉप विकेट थी, बारिश ने भी कुछ मजा किरकिरा किया। मैं कहा शायद बारिश ज़्यादा प्रोलॉन्ग ना कहीं हो जाए। लेकिन आपको एक जो अप्रिसिएशन है अब्बास के लिए होती है। देखिए बहुत से लोग अभी भी तनकीद कर रहे हैं कि जी अब्बास क्या आगे पाकिस्तान का फ्यूचर है नहीं है, वेस्ट इंडीज सीरीज़ में होगा नहीं होगा। 3 साल के गैप के बाद एक बंदा वापस आता है, अगर आप उसका एक स्पेल देखो, जो कल की स्पेल की बात करो, 10 ओवर लगातार उसने करवाए हैं, एक स्पेल की मैं बात कर रहा हूँ। दैट मीन्स कि ये होती है, आप फिटनेस की बात करते हो कि लॉन्गर फॉर्मेट जो बंदा खेला हो और 6 खिलाड़ियों को उसने आउट किया। देखें जब आप 3 साल के बाद, बेशक आपके पास काउंटी का इतना एक्सपीरियंस हो, लीग क्रिकेट का एक्सपीरियंस हो, लेकिन अहमद भाई इंटरनेशनल का प्रेशर कुछ और होता है, आपसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है। आप वापस आ रहे हो, आपने 6 खिलाड़ियों को आउट किया है। बैटिंग में बात करें थोड़ा सा फिर रफ पैच, वही आपके शान मसूद की बात करें, वैसे वो अपने ओपनिंग आपको पता है, क्योंकि काउंटी क्रिकेट की बात करूं, यूबीएल की बात करूं, अपने उसी ओपनिंग स्टांस के अंदर आए थे। थोड़ा सा लग रहा था कि यार रिलैक्स पोजीशन में शायद नजर आए, क्योंकि 2 चीज़ें होती हैं। मैं फिर उस वक्त भी जोर दे रहा था कि साइम को अपनी नेचुरल गेम खेलने दी जाए। आप टेस्ट क्रिकेट बेशक खिला रहे हो, लेकिन टेस्ट क्रिकेट की भी डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं। अगर आप उसके अगेंस्ट जाओगे तो वो आपको कॉज करेगा, और वही चीज़ आपको नजर आई। अब मिडल ऑर्डर में कामरान गुलाम ने अच्छा परफॉर्म किया, जो कि नजर आता है डोमेस्टिक काफ़ी लंबी खेला हुआ है। लेकिन जो कैप्टनशिप वाला जो इशू था, खास करके जब वो आखिरी अपना जो ओवर जो दिया गया था, मुझे खुद समझ में नहीं आई। हम खुद ऐसी बात कर रहे थे, हमने कहा कि आमिर जमाल का कैरियर खत्म करना था या शान मसूद ने अपना करना था। क्योंकि देखें अगर आप लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन की बात करें, खुरम शहजाद का लेफ्ट हैंडेड के आगे बहुत अच्छा एक उसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है आउट कर, और राइट हैंड आपको पता है हमेशा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट लेके आता है। मैं ऐसा पेस बैटरी की बात कर रहा हूँ। 3 आपके पास सेट फास्ट बॉलर्स हैं जिन्होंने पूरे मैच के अंदर ओवर करवाए हैं। मुझे समझ में नहीं आई कि उनको कौन सा उनका दिमाग काम किया कि आप उठा के एकदम आमिर जमाल को लिया कि आमिर जमाल जो उनसे आ जाओ जी आप आगे गेंद करवा दो। आपको समझ में नहीं आ रही। फिर ठीक है, अगर कंफ्यूजन नजर आ रही थी, आपके पास सीनियरिटी प्लेयर्स थे, कुछ मसला नहीं होता किसी के पास आप जाके अपना कंसल्ट करके, जो हम ऑफ एयर बात कर रहे थे, आप स्पिनर को भी, क्योंकि देखिए मैं आपकी बात से जरूर एग्री करता हूं, लेकिन वो कम्युनिकेशन तो वैसे नजर ही नहीं आई। वो सीनियर प्लेयर से बात करना तो शान मसूद का नजर ही नहीं आया। आसान अल्फाज में को शान मसूद लिटरली गुम हुए हुए नजर आते हैं, अंडर द रेडार है। जैसा कि मैंने कहा 9 में से आप सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस जीते हैं। दिस हैज गॉट टू बी द वर्स्ट अमंग्स पाकिस्तानी टेस्ट कीपर्स। लेकिन आई थिंक अगर मोहम्मद अब्बास की बात करें तो आमिर साहब वो शेर बड़ा एक इन पर पर्टिनेंट हो जाएगा कि मैं किसके हाथों में अपना लहू तलाश करूं, सारे शहर ने पहन रखे हैं दस्ताने। तो ये 3 साल कौन वापस एक और दफा कौन 3 साल वापस? बहुत ज़बरदस्त आपने इस शेर में सारी बात आपने कर दी। इस तरह के बहुत सारी कहानियाँ हमारी क्रिकेट में मौजूद हैं कि हमने खिलाड़ियों को जो है वो नज़रअंदाज किया है डिस्पाइट देयर परफॉर्मेंसेस। एक बात शान मसूद के बारे में मैं और भी कहना चाहूँगा, अवैस की बात को मैं मज़ीद स्ट्रेंथन करूँगा। देखिए ही लैक इमेजिनेशन। जहाँ पर उनको वो चेंजेस करने चाहिए थे फील्ड के अंदर, बॉलिंग के अंदर, वो चेंजेस नज़र नहीं आए। चाहे वो स्पिनर का इस्तेमाल हो, चाहे वो बॉलर्स के एंड्स को चेंज करने की बात हो, चाहे वो राइट काइंड ऑफ अ बॉलर को एम्प्लॉय करने की बात हो, वो चीज़ वहाँ नज़र नहीं आई। और फिर मशवरा ना करना, या एक तरह से जैसे अवैस ने बिल्कुल ठीक कहा कि वो गुमसुम थे फील्ड के अंदर, तो वो चीज़ जो है, और एक आपकी जो एक पूरी जो आपकी बॉडी एक जो कम्युनिकेट कर रही होती है, बॉडी लैंग्वेज जो आपकी होती है, वो चीज़ वहाँ नहीं थी। मेरा ख्याल में कोई ऐसा मुश्किल नहीं था। पाकिस्तान के पास बड़ा फेयर चांस था टू विन दिस मैच, जो विच वी लॉस्ट बिकॉज ऑफ अनइमेजिनेटिव कैप्टेंसी। आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन, आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन। बिल्कुल। और सना आप भी एग्री करेंगे, हमने पहले भी ये बात की है कि अपनी परफॉर्मेंस अंडर द रेडार होती है, लेकिन जब आप कप्तान हो जाते हैं ओनस और ज़्यादा हो जाता है, तो बड़ा मुश्किल लग रहा है शान मसूद के लिए। देखिए जिस तरह का साउथ अफ्रीका की सेलिब्रेशन थी ना, उससे आपको इस बात का अंदाज़ा लगाना है कि उनको भी पता था कि इस पाकिस्तान टीम के अगेंस्ट जीतना मुश्किल होगा। जिस तरह से उन्होंने सेलिब्रेट किया इस विन को, और उसका रीज़न ये है कि एट द स्टार्ट ऑफ द मैच अगर आप इन दोनों टीम्स का मवाजना करें तो पाकिस्तान ऑन पेपर बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम थी, और बबूमा ने एक वीकर टीम को एज अ कैप्टन उस टीम से लड़ाया है जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम थी, और इससे आप दोनों कैप्टनसी का
جو ہے وہ موازنہ کر سکتے ہیں. اور اس لیے مجھے بھی تکلیف ہوئی ہے کہ جو بالکل آئی تھنک دونوں نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ ان امیجنیٹو کیپٹنسی بھی تھی اور رائٹ ٹائم پر ڈیسیجن میکنگ نہیں تھی. عامر جمال کو آپ شروع میں نیا بال دیتے, پہلی اننگز میں دیتے, اس کا ایک کانفیڈنس ڈیولپ کیا ہوتا, پھر آپ نے یہ اوور دیا ہوتا, کوئی کچھ نہیں کہتا. آپ نے نہ پہلی اننگز میں ان سے 8 اوور کرائے, دوسری اننگز میں آپ نے اس سے بولنگ ہی نہیں کرائی. تو ایک پلیئر کو آپ کانفیڈنس دے ہی نہیں رہے اور ون آف دا موسٹ کروشل اوورز آپ کہہ رہے ہیں اس کو کرانے کی. اس سے بہتر تھا کہ سائم ایوب کو یا سلمان علی آغا کو آپ لے آتے. سلمان علی آغا کو یوز ہی نہیں کیا آپ نے ٹیسٹ میچ کے اندر, جس نے ون ڈے سیریز میں 1-2-3 اوور کے سپیل میں پورا ون ڈے میچ بدل دیا تھا 3 آؤٹ کر کے. تو بات یہ کہ ان کا عام بال ٹیسٹ کرکٹ کے اندر بھی اتنا فائدہ مند ہوتا پاکستان کے لیے. تو انفارچونیٹلی اس کی ذمہ داری لینی پڑے گی کپتان. بالکل, اور میرے خیال سے اگلا ٹیسٹ میچ بڑا ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہو سکتا ہے کپتانی کے لیے. اس کے بعد پاکستان کی ٹیسٹ کیمپین میں 2 ٹیسٹ میچز ہیں جو کہ دونوں ملتان میں کھیلے جانے ہیں ویسٹ انڈیز کے خلاف. تو آپ کو ضرور سوچنا پڑے گا کہ اوور آل پرفارمنس کیا رہی ہے. لیکن کرکٹ پر گفتگو تو ہماری چلتی ہی رہے گی. اب دوسرے ٹیسٹ میچ میں امید کرتے ہیں پاکستان کم بیک کرے گا. اسکواش کے اوپر آپ سے ضرور بات کرنی ہے, اور جس طرح ہم نے کہا کہ اذان علی خان جو ہیں ان کو اسکاٹ لینڈ میں ایک بڑا ہی زبردست ٹورنامنٹ ہے جس میں وہ پارٹیسپیٹ کرنے لگے ہیں, تو ہماری طرف سے ان کے لیے بڑی نیک تمنائیں. لیکن اس پر مزید بات کریں گے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں پروجیکٹ میدان کے مینیجر ریحان طاہر. السلام علیکم ریحان, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ, آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ریحان, کیا بتانا چاہیں گے اگر اذان کی تیاری کی بات کریں, اس چیمپئن شپ کی بات کریں, انڈر 17 کی کیٹیگری ہے پاکستان کے لیے, 2024 بڑا نمایاں سال رہا ہے اسکواش کے لیے, تو اس ٹورنامنٹ میں ہم کیا توقعات دیکھ رہے ہیں؟ جی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ, اور بالکل یہ ایک بڑی یونیک کیٹیگری ہے جس میں انڈر 17 میں, جونیئر انڈر 17 میں اذان علی خان جو ہے اس وقت پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے لگاتار فتح کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں. اور یہ جو ہے اسکاٹش بیسیکلی چیمپئن شپ ہے, اور اس میں دنیا کے 22 ممالک کے لوگ آئے ہیں, جس میں قابل ذکر اگر دیکھیں تو امریکہ ہے, آسٹریلیا ہے, فرانس ہے, اسپین ہے. تو ہم نے جو مقابلے کیے اس میں آسٹریلیا سے ہم نے سیمی فائنل جو ہے ون کیا, جو کہ بہت ہی ٹف تھا. اور اذان علی خان جو ہے پچھلے سال آسٹریلیا جو ہے انڈر 17 میں اسی نوجوان کو, اسی کھلاڑی کو جو ہے وہ جیت کر انہوں نے آسٹریلیا میں اپنی پوزیشن مضبوط کی تھی. تو یہ ایک بڑی اچھی خوش آئند بات ہے. پچھلے سال اگر آپ کو یاد رہے تو یہی جو اسکواش چیمپئن شپ تھی, اس میں پاکستان کے کھلاڑی جو ہیں وہ سخی خان, انہوں نے اس کو ون کیا تھا ٹائٹل. اور اس سال بڑی امید ہے ہمیں پاکستان کا, میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا ایک نام ہوگا آج کے اس ٹائٹل میں اگر ہم جیتتے ہیں, اور پاکستان کی جیت ہوگی, اور یہ جیت بالکل پاکستان کے تمام بچوں کے نام ہوگی جو پاکستان کے اندر موجود ہیں, اور جو سوچتے ہیں اگر ہمارے اندر صلاحیت ہے تو یقیناً ان کو اعتراف کرنا چاہیے اور قومی اور عالمی سطح پر ان کو بجرائی ملنی چاہیے. اچھا ریحان, اس میں بڑا ایک واضح سبجیکٹ یہ رہا ہے کہ پھر ان بچوں کی ٹرانسفارمیشن سینئر لیول پر کیسی ہوتی ہے. ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ جونیئر لیول پر بہت زبردست اعزاز جیت کر لائے ہیں یہ بچے, لیکن جب ٹرانسفارمیشن کی باری آتی ہے تو سینئر لیول میں کہیں نہ کہیں بہت زیادہ کمپٹیشن کے اندر جو ہے وہ ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. دیکھیں, اسپورٹس فار ڈیولپمنٹ کے اگر سبجیکٹ کی بات کریں تو ہم تو آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے کام کرتے ہیں کہ نہ صرف فٹ بال ہو, کرکٹ ہو, اور جتنے بھی ایسے ایشوز ہوں جہاں پر اسپورٹس ہوں, جہاں پر ہم بچوں کو سپورٹ کر سکیں تاکہ وہ ملک کے ایک بڑے کھلاڑی بن سکیں, نامور کھلاڑی بن سکیں. اس دفعہ بھی انفارچونیٹلی اگر آپ نے بڑی معروف جو اخبارات ہیں ان کی اگر آپ نے سرخیاں پڑھی ہوں تو کئی بچے اس ٹورنامنٹ میں شرکت نہ کر سکے فائنینشیل کنڈیشن کے بعد, کیونکہ جو ان کی وہ جو اسکاٹ جو اپنا ادارہ ہے وہ پاکستان کا ان کے پاس فنڈز نہیں تھے اور وہ ان کو فیسیلیٹیٹ نہ کر پائے. ہمیں کیونکہ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے ساتھ ہماری کولیبریشن ہے, پروجیکٹ میدان مسلم ہینڈز کئی سالوں سے کام کر رہا ہے, تو ہم نے کہا کہ کیوں نہ ہم ایسے بچوں کو نہ صرف سپورٹ دیں ان کی ٹریننگ کے اندر, ان کی تمام جو آئیڈینٹی کے جو چیلنجز ہوتے ہیں ان کے اندر بھی, اور بعد میں کچھ کھلاڑیوں کو جو ہے انٹرنیشنل ہم جو ہے سپورٹ کریں تاکہ وہ وہاں پر بھی جا کر اپنی کامیابیوں کو لوہا منوا سکیں. تو چیلنج تو یقیناً بھرپور ہے اور بہت ہے, نہ صرف پاکستان کے اندر بھی اور انٹرنیشنل مقابلہ جات میں شرکت کے لیے. تو اس میں سب سے زیادہ جو میں کہتا ہوں کردار جو ہونا چاہیے وہ اسپورٹس ایسوسیشن کا ہونا چاہیے پاکستان کے اندر, جو نہ صرف ینگ ٹیلنٹ کو, اب پاکستان سے 6 بچے اپنی آپ کے تحت اس ٹورنامنٹ میں شرکت کر رہے ہیں, جس میں انڈر 13 میں, انڈر 11, انڈر 15, 17 اور 19. تو یہ تمام کیٹیگریز پاکستان کی ایک بہت بڑی ہیلدی, میں سمجھتا ہوں کہ ایسے انیشیٹوز کی نشاندہی اور نمائندگی کرتے ہیں جو بتاتے ہیں دنیا کو کہ پاکستان الحمدللہ کھیلوں کے مقابلے میں اس اسکواش کی جو ہے میدان میں کسی سے کم نہیں ہے. تو ہمیں ایک تو یقیناً ان کے لیے ایک لانگ ٹرم پلان ضرور لے کے چلنا پڑے گا. پرائم منسٹر یوتھ پروگرام رانا مشہود صاحب کا میں بلّہ بڑا شکر ادا کرتا ہوں, اور مسلم ہینڈز کے ہمارے جاوید گیلانی صاحب کا, جنہوں نے اس انیشیٹو کو ہمارے سپورٹ کیا
کہ ہمیں ایسے بچوں کو موقع دینے کے اندر کوئی بھی کمی لانے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان آرمی ہو، پاکستان کے دیگر ادارے ہوں، اگر وہ اور اس طرح کے بچوں کو سپورٹ کریں اور بچوں کو آگے لے کر آئیں تو یقیناً پاکستان میں ایک لانگ ٹرم کیریئر کے طور پر بچے اس میدان میں اپنا نام روشن بھی کر سکتے ہیں اور پاکستان کے دوسرے بچوں کو بھی تقویت دے سکتے ہیں جو بھی سوچ رہے ہیں کہ کون ہماری سرپرستی کرے گا اور ہم دنیا کے اندر اپنا نام بنوا سکیں. بالکل ایسے ہی ہے. ایک بار پھر آپ کا بہت شکریہ ریحان کہ آپ ہمیں جوائن کر رہے تھے. میدان کا بھی شکریہ کہ انہوں نے اذان جیسے ایک ٹیلنٹڈ پلیئر کو سپورٹ کیا ہے اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ مزید ایسے پلیئرز کو سپورٹ کیا جائے گا اور اذان بھی جو ہیں وہ بہت سے زبردست اعزاز پاکستان کے لیے جیت کر لائیں گے. جانے سے پہلے جلدی سے ایک سوال میں کپتان سے ضرور کروں گا کیونکہ انڈر 19 ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے. کومل خان کپتانی کر رہی ہیں. کیا کہنا چاہیں گی اسکواڈ کے بارے میں؟ کہ نیکسٹ ٹائم جلدی سے سوال نہیں ہوگا، اس کے اوپر لمبی بات کریں گے. بٹ یہ ضرور ہے کہ ویمنس کرکٹ انڈر 19 انفارچونیٹلی آپ کا قصور بھی نہیں، کیونکہ جب ہم نے ٹیم بنائی 21 دن پہلے ہے تو ہم کیا اس کے اوپر بات کریں نا. ہمیں پلیئرس کا بہت زیادہ پتہ ہے. مجھے تھوڑا موقع ملا کیونکہ میں انڈر 19 ایشیا کپ دیکھنے گئی، ادروائز مجھے بھی کچھ خاص آئیڈیا نہیں تھا. تو اب صرف میجر چینج جو نظر آئی ہے وہ ٹیم کی کپتانی کے اندر نظر آئی ہے. ظفر شان جو تھیں ان کو ہٹا کے کومل خان کو کپتانی دی گئی ہے. کومل کا ایکسپیرینس تھوڑا سا زیادہ ہے کپتانی میں. اگر دیکھا جائے وہ لاہور ریجن کے زیادہ تر میچز کو کرتی رہی ہیں اور ونر بھی تھیں جو ڈومیسٹک ٹورنامنٹ ہوا ہے. اور اگر ویسے ان کی گیم کے اوپر دیکھا جائے، ایک کرکٹنگ اویئرنیس کے اوپر دیکھا جائے، وہاں پر بھی ان کے اندر ایک زیادہ میچورٹی نظر آئی. تو آئی تھنک وہ ایک بہتر ڈیسیجن ہے کہ آپ نے کر دیا ہے. وہ بھی بہت کلوز ٹو دا ورلڈ کپ، 18 جنوری سے ورلڈ کپ شروع ہونے والا ہے. تو میجر چینج یہی نظر آئی ہے ایشیا کپ کے اسکواڈ سے. باقی کوئی اتنی بڑی چینج نظر نہیں آئی. سو اٹ ول بی اے بگ چیلنج. ہم نیپال سے بھی ہار کے آئے ہیں بڑی. تو یہ انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان کی اتنی تیاری نہیں ہے، پر دوسری دنیا کا جو ٹیلنٹ ہے وہ آن ڈسپلے ہوگا انڈر 19 ورلڈ کپ میں اور بہت ہی ایکسائٹنگ ٹیلنٹ ہے. تو بس اب ان لڑکیوں کو تو گڈ لک ہی کہہ سکتے ہیں اور آئی ہوپ کہ نیکسٹ ٹائم انڈر 19 ٹیم کی تیاری بہتر ہو. بالکل. اور آئی تھنک نیکسٹ ٹائم کے لیے بھی یہی توقع رکھنی پڑے گی کہ جو ایکسپیرینس یہاں سے لڑکیاں لے رہی ہیں اس کو بھی کیری فارورڈ کیا جائے، وہ گون ود دا ونڈ نہ ہو جائے. لیکن ثنا آپ کا بہت شکریہ. ویسے تھینک یو ویری مچ. عامر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ ہمیں جوائن کر رہے تھے. یہی تھا آج کا پروگرام اسپورٹس 360. مجھے اور ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.